हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास ईबीएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 2024। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग सैम्पलिंग मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो सेशन की शुरुआत हम इन दो वर्ड्स को समझकर करेंगे, जिसका नाम है पॉपुलेशन एंड सैंपल। क्योंकि जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो इसी के साथ रिलेटेड है, तो इनको पहले समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन का मतलब समझते हैं। तो पॉपुलेशन बेसिकली क्या है, तो इसको एक एग्जांपल के साथ अगर मैं आपको समझाऊं, तो मान के चलो एक पर्सन ए है जो कि रिसर्च करना चाहता है कि जो एक्स वाई जेड स्कूल है उसके अंदर छठी से लेकर 10th तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स जो है वो कितने आते हैं। तो मान के चलो छठी से लेकर 10th तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी गिनती कितनी है, 500। यानी कि इस रिसर्च के अंदर एक पर्सन को 500 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है उनको कलेक्ट करना पड़ेगा, उनकी स्टडी जो है वो करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये जो 500 स्टूडेंट्स है ना, ये इस रिसर्च के अंदर क्या कहलाते हैं, पॉपुलेशन कहलाते हैं। तो पॉपुलेशन बेसिकली क्या होता है, तो जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो जो टोटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वेरिएबल होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, जिनको हम स्टडी करना चाहते हैं, वो उस रिसर्च का पॉपुलेशन जो है वो कहलाता है। तो इस रिसर्च के अंदर टोटल इंडिविजुअल कितने हैं जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं, 500, तो ये पॉपुलेशन जो है वो कहलाएगा। अब बात करते हैं सैंपल की, कि सैंपल क्या होता है। तो सिंपली देखो, सैंपल पॉपुलेशन का ही एक छोटा सा सब पार्ट होता है। क्या होता है, सब पार्ट होता है, जो कि पूरे के पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, जो एक पर्सन है उसने यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स कलेक्ट नहीं किए, बल्कि हर क्लास में से ऐसे 10 स्टूडेंट्स को चूज किया जो कि पूरे क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो टोटल इसने स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने चूज किए, 50 स्टूडेंट्स। तो ये जो 50 स्टूडेंट है ये बेसिकली क्या कहलाता है, सैंपल कहलाता है। और ये जो सैंपल है वो पूरे की पूरे पॉपुलेशन यानी कि 50 स्टूडेंट 500 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे इस पर्सन को इजीली पता लग जाएगा कि एवरेज मार्क्स जो है वो कितने आते हैं स्टूडेंट्स के। क्लियर है आपको, ये था हमारा मीनिंग। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, सिंबल्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पॉपुलेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल आइटम। एक रिसर्च के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। सैंपल क्या होता है, पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसके बारे में बता रहा होता है। ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, एक पॉपुलेशन के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि उसका मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, उसको हम पैरामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। और एक पॉपुलेशन के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद सिंबल्स का क्या क्या यूज होता है, तो जब हम पॉपुलेशन का साइज बता रहे होते हैं तो उसको हम एन से डिनोट करते हैं। जैसे 500 स्टूडेंट्स हैं, पॉपुलेशन का साइज है, तो इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। उसके बाद अगर हम पॉपुलेशन के मीन को बता रहे होते हैं तो उसका न्यू होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन को हम इस साइन से शो करते हैं। अगर हम सैंपल की बात करें तो सैंपल का जो साइज है उसको हम एन से डिनोट करते हैं, और मीन को हम एक्स बार से, और स्टैंडर्ड डिविएशन को एस से। अब ये मैं चीजें मैंने क्यों बताई, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको ये सिंबल्स दिए होंगे और उससे आपको पता लगाना है कि ये किस चीज का नंबर शो कर रहा है, सैंपल का या फिर पॉपुलेशन का। क्लियर है। आई होप आपको यहाँ पर दोनों का मीनिंग और जो इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं उसके बारे में पता लग गया होगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आज का देखो क्या है, व्हाट इज सैम्पलिंग मेथड रेफरिंग इन रिसर्च। एक रिसर्च के अंदर सैम्पलिंग मेथड का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है द टेक्निक यूज टू सिलेक्ट ऑल इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ पॉपुलेशन फॉर स्टडी। यानी कि जब हम एक स्टडी कर रहे हैं तो एक पॉपुलेशन के अंदर जो टोटल ऑब्जेक्ट है या फिर इंडिविजुअल्स हैं
उनको जब हम सिलेक्ट करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, तो वो कहलाता है सैम्पलिंग मेथड। या फिर द वे ऑफ डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम पार्टिसिपेंट इन रिसर्च प्रोजेक्ट। तो सैम्पलिंग मेथड एक वे होता है जिसके जरिए हम यहाँ पर पार्टिसिपेंट से डाटा इकट्ठा करते हैं, या फिर द सॉफ्टवेयर यूज टू मैनेज एंड एनालाइज रिसर्च डाटा। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम डाटा को मैनेज करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। या फिर ये द टेक्निक यूज टू सिलेक्ट अ सबसेट ऑफ इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ पॉपुलेशन फॉर स्टडी। यानी कि ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम एक स्टडी करने के लिए पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट जो है वो सिलेक्ट करते हैं, यानी कि सैंपल सिलेक्ट करते हैं। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन डी इज अ करेक्ट। तो ये एक टेक्निक है जिसके जरिए हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने के बजाय उसका एक सब पार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं और उसकी स्टडी करके पूरा रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है, सैम्पलिंग के मेथड। अब हम बात करेंगे कि सैम्पलिंग किस तरीके से की जाती है, उसके क्या मेथड्स होते हैं। तो मेनली देखो, सैम्पलिंग को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि हम दो तरीके से सैम्पलिंग कर सकते हैं। पहला है जजमेंट सैम्पलिंग और दूसरा है रैंडम सैम्पलिंग। अब ये होते क्या है, इनका मीनिंग क्या होता है, एक एक करके हम समझेंगे। तो पहले बात करते हैं जजमेंट सैम्पलिंग की। ठीक है, तो देखो जब भी हम सैम्पलिंग जजमेंट के बेस पर करते हैं, जैसे एग्जांपल के मान के चलो, हमारा एक पर्सन है, ठीक है, यहाँ पर 500 स्टूडेंट्स हैं जिनको वो स्टडी करना चाहता है और उसके मार्क्स को जानना चाहता है। जब ये पर्सन अपनी जजमेंट को यूज करके स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर रहा है, तो वो हमारा जजमेंट सैंपलिंग जो है वो कहलाता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, हर क्लास में से उसने ऐसे 10 स्टूडेंट्स को चूज किया जो कि इसे लगता है, एक पर्सन को लगता है कि ये अच्छे तरीके से पूरी क्लास के मार्क्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो सैंपलिंग की गई है ये हमारी जजमेंट सैंपलिंग कहलाएगी, जिसके अंदर रिसर्चर अपने हिसाब से जजमेंट करके टारगेट्स को, वेरिएबल्स को सिलेक्ट करता है एज अ सैंपल। दूसरा मेथड होता है रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग के अंदर हम अपने जजमेंट का यूज नहीं करते, ऐसे ही रैंडमली किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, किसी भी इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे यहाँ पर 6th क्लास की एग्जांपल है, ठीक है, इसके अंदर 50 स्टूडेंट थे। ठीक है, एक पर्सन ने क्या किया, रैंडमली बिना स्टूडेंट्स की बैकग्राउंड चेक किए 10 स्टूडेंट्स को यहाँ पर चूज कर लिया और उसको एज अ सैंपल सेलेक्ट कर ले। तो ये जो सैंपलिंग की गई है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये रैंडम सैंपलिंग कहलाएगा, यानी कि अचानक से ही हमने यहाँ पर चूज कर लिया। क्लियर है आपको? अब इनके मीनिंग से एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि जजमेंट सैंपलिंग के अंदर जितने भी हमारे वेरिएबल होते हैं या फिर जो हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके चुने जाने के जो चांसेस होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। पर रैंडम सैंपलिंग के अंदर हर वेरिएबल, हर इंडिविजुअल के चुने जाने की जो संभावना होती है वो इक्वल होती है, कोई भी चुना जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पर, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द जजमेंट सैंपलिंग। अब क्योंकि आप जजमेंट सैंपलिंग के बारे में जान चुके हो तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला देखो क्या है, इट रिलाइज ऑन रिसर्चर्स सब्जेक्टिव जजमेंट एंड एक्सपर्टीज टू सिलेक्ट पार्टिसिपेंट्स और आइटम फॉर इंक्लूजन इन द सैंपल। यानी कि इस मेथड के अंदर, इस सैंपलिंग के अंदर जो रिसर्चर है उसकी जो सब्जेक्टिव जजमेंट हो, एक्सपर्टीज का यूज करके हम यहाँ पर इंडिविजुअल्स को, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं एज अ सैंपल। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके अंदर हमें रिसर्चर्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। उसके बाद फाइंडिंग्स में नॉट बी एप्लीकेबल टू द एंटायर पॉपुलेशन ड्यू टू नॉन रैंडम सिलेक्शन। क्योंकि देखो जो सिलेक्शन है वो रिसर्चर की एक्सपर्टीज के हिसाब से की गई है, उसकी जजमेंट के हिसाब से की गई है। हो सकता है ना कि जो हमारा रिसर्चर है वो इतना एक्सपर्ट पर्सन ना हो और उसने जो सैंपलिंग की हो इतनी एक्यूरेट नहीं हो जिससे हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में जान सके। तो ये संभावना बनी रहती है। अगर हमने जजमेंटल सैंपलिंग का यूज किया तो हो सकता है कि जो सैंपल कलेक्ट किया गया है वो पूरे के पूरे हमारे एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना करती हो, क्योंकि वहां पर बायसनेस आ जाती है हमारे रिसर्चर की। ठीक, ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। उसके बाद देयर इज अ रिस्क ऑफ बायस इन जजमेंट सैंपलिंग देयरफॉर रिजल्ट मे बी नॉट जनरलाइजेबल। ठीक है, तो जब भी हम जजमेंट सैंपलिंग का यूज करते हैं तो वहां पर बायसनेस का खतरा हो जाता है। जैसे हो सकता है ना कि एक क्लास है, 50 स्टूडेंट्स है, उसमें से जो हमारा यहाँ पर रिसर्चर है उसने 10 स्टूडेंट्स को चूज कर लिया। अब जरूरी नहीं है, ठीक है, हो सकता है कि जो ये 10 स्टूडेंट्स हो वो यहाँ पर रिप्रेजेंट ना कर रहे हो पूरे के पूरे 50 स्टूडेंट्स को। ठीक है, यहाँ पर अपनी पसंद से उसने सिलेक्ट कर लिए, पर जो कि सही सैंपलिंग नहीं हुई। तो जनरलाइजेबल करना काफी जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस सैंपल के बेस पर हम पूरी की पूरी क्लास के मार्क्स को जज नहीं कर सकते हैं।
तो ये तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट है वो क्या है हमारी यहाँ पर करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश जजमेंट सैम्पलिंग मेथड इन्वॉल्व सिलेक्टिंग इंडिविजुअल और आइटम दैट आर इजिली एक्सेसिबल और कन्वीनियंट फॉर द रिसर्चर। अब ये क्वेश्चन देखो कह रहा है कि एक ऐसे जजमेंटल सैम्पलिंग मेथड जिसके अंदर जो हमारा रिसर्चर होता है वो सिर्फ उन इंडिविजुअल या फिर आइटम्स को सिलेक्ट करता है जो इजिली एक्सेसिबल होते हैं, कन्वीनियंट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है कन्वीनियंस सैंपल, दूसरा पर्पसिव सैंपलिंग, तीसरा कोड सैंपलिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो नाम से आपको पता लग रहा है ऑप्शन ए कन्वीनियंस सैंपल इज द करेक्ट आंसर। इसको अगर मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूं तो मान के चलो यहाँ पर ए पर्सन जो है वो जानना चाहता है कि एक विलेज के अंदर हमारे जो अडल्ट मैन है, ठीक है, अडल्ट मैन है उनकी हाइट कितनी है, इंचेस में कितनी है, एवरेज हाइट कितनी है। तो एक पर्सन क्या कर रहा है, जिन पर्सन से वो आसानी से मिल पा रहा है, जो उसके साथ कॉपरेट कर रहा है उसका वो डाटा इकट्ठा कर रहा है, और जो उसके साथ कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, जिनसे वो नहीं मिल पा रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है। ठीक है, तो इसने जो सैंपलिंग की है वो अपने कन्वीनियंट के बेसिस पे, इजिली एक्सेसिबल के बेस पर की है, तो ये हमारी कन्वीनियंट सैंपलिंग जो है वो कहलाएगी, जो कि एक्यूरेट नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता है ना कि जो जिनको हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। नेक्स्ट यहाँ पर्पसिव सैंपलिंग। पर्पसिव सैंपलिंग ये भी हमारा जजमेंट सैंपलिंग की ही एक मेथड होता है। इसके अंदर जो रिसर्चर होता है वो उन इंडिविजुअल्स को, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है जो कि रिसर्चर्स को लगता है कि बिल्कुल एक्यूरेट है एज अ सैंपल, यानी कि वो आसानी से पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए एक पर्सन है, वो यहाँ पर 6th क्लास में गया, वहां पर 50 स्टूडेंट बैठे थे और उसने ऐसे 10 स्टूडेंट को चूज किया जो उसे लगता है कि ये स्टूडेंट परफेक्ट सैंपल है, ठीक है, और वो आसानी से पूरे 50 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये जो सैंपलिंग की गई है वो हमारी पर्पसिव सैंपलिंग कहलाती है। नेक्स्ट है कोड सैंपलिंग। इसके अंदर क्या होता है ना, जो हमारा रिसर्चर होता है वो एक कोटा फिक्स करता है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो एक क्लास है, उसके अंदर 60% जो है वो मेल स्टूडेंट्स है और 40% है वो हमारी क्या है यहाँ पर फीमेल स्टूडेंट्स है। ठीक है, अब जो एक पर्सन है उसको रिसर्च करना है कि एवरेज मार्क्स कितने आते हैं, तो उसने क्या किया यहाँ पर पहले कोटा बना दिया, 60% मेल और 40% हमारी फीमेल, बॉय गर्ल। ठीक है, तो उसके बाद इसने क्या किया, जो सैंपलिंग की है उसने 6 बॉयज को सिलेक्ट किया और 4 गर्ल्स को सिलेक्ट किया। पहले वाले मेथड में ऐसा कुछ नहीं था, कोटा नहीं बनाया गया था। हो सकता था कि 6 लड़कियां हो, 4 लड़के हो, 6 लड़के हो, 4 लड़के हो, कुछ भी हो सकता था। तो यहाँ पर जो सैंपलिंग की है वो कोटा के बेस पे की है, यानी कि जिसकी जितनी ज्यादा परसेंटेज है हम उसके हिसाब से सैंपल सिलेक्ट करेंगे। तो 60-40 की परसेंटेज है तो सैंपल भी हम उसी परसेंटेज में सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारी कोटा सैंपलिंग जो है वो कहलाती है। ठीक है, तो ये जो 3 मेथड थे वो हमारी जजमेंट सैंपलिंग की एग्जाम्पल थी, मेथड थे जो कि हम यूज करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, विच फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग के अंदर कौन सा फीचर प्रेजेंट नहीं होता। तो रैंडम सैम्पलिंग के बारे में हमने आपको बताया था कि हम पॉपुलेशन में से रैंडमली बिना कुछ सोचे समझे एज अ इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं एज अ सैंपल, और यहाँ पर हमारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके सिलेक्ट होने के चांसेस बिल्कुल इक्वल होते हैं। ठीक है, पहली स्टेटमेंट क्या है, एवरी एलिमेंट इन द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग चोजन। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको बताया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के इक्वली चूज होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद दिस मेथड मिनिमाइजेस द लाइक्लीहुड बायसनेस। तो ये जो मेथड है वो बायसनेस को खत्म कर देता है, तो ये भी फीचर होता ही है। ठीक है, जो रिसर्चर है वो अपने हिसाब से सिलेक्ट नहीं करता, रैंडमली उसको यहाँ पे जो सिलेक्ट करेगा। उसके बाद द सैंपल इज चूजन बेस्ड ऑन जजमेंट एंड कन्वीनियंस। तो जो सैंपल है उसको जजमेंट के बेस पर, कन्वीनियंस के बेस पर सिलेक्ट किया था, तो ये हमारा फीचर नहीं होता है। ये हमारा किसका फीचर था, ये हमारा जजमेंटल, जो जजमेंट सैंपलिंग था उसका फीचर था। उसके बाद प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इंश्योर्स दैट सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। तो जो हमारा रैंडमली हम जब सिलेक्ट करते हैं एलिमेंट्स को, तो वो प्रोबेबली यहाँ पर हमारे एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि ये भी 100% श्योर नहीं होते, पर एज कंपैरिजन टू जजमेंटल सैंपलिंग ये काफी अच्छा रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारा फीचर होता है। तो ये पूछ रहा था कि कौन सा फीचर प्रेजेंट नहीं होता है, जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन सी। जो सैंपल है उसको जजमेंट और कन्वीनियंस के बेसिस पे हम नहीं चूज करते रैंडम सैंपलिंग के अंदर। Next question, dash type of sampling ensures that every element in the population has equal chance of being included in the sample. इसमें से कौन सी ऐसी सैंपलिंग है जिसके अंदर
हर एलिमेंट के पास इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। पहला है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, दूसरा है स्टारफाइड रैंडम सैंपलिंग, या फिर सिस्टमैटिक सैंपलिंग, या फिर क्लस्टर सैंपलिंग। ठीक है, तो वैसे तो देखो इसका आंसर इसमें से कोई भी हो सकता है, इसमें से कोई भी हो सकता है, पर जो ज्यादा बेस्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन है सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो है वो कहलाएगा। क्यों ऐसा होता है ये मैं आपको जब इनका मतलब समझाऊंगा तो वो आपको आसानी से जो है वो क्लियर होगा। क्योंकि ये जो चार मेथड है ना वो हमारे रैंडम सैंपलिंग के मेथड होते हैं। रैंडम सैंपलिंग के अंदर हम इन चार मेथड का यूज करते हैं, पर सबसे ज्यादा जो मेथड यहाँ पर इक्वल चांस प्रोवाइड करता है वो सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो है वो कहलाता है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग के अंदर क्या होता है, हम पूरे पॉपुलेशन में से सिंपली बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं एज अ सैंपल, यानी कि हम कोई भी डिफरेंशिएट नहीं करते किसी भी एलिमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी इंडिविजुअल के बीच में। ठीक है, और ये मेथड तब यूज किया जाता है अगर हमारे रिसर्च के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्ट है उनके फीचर्स होमोजीनियस हो। यानी कि अगर आपने क्लासरूम सेलेक्ट की, उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स लगभग सेम ही आते हैं, ना कम ना ज्यादा, ठीक है, उनके फीचर्स बिल्कुल सेम है, तो हम ये वाला मेथड यूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर स्टारफाइड रैंडम सैंपलिंग। अब इसके अंदर क्या होता है, तो सबसे पहले ये देखो कि ये मेथड यूज कब किया जाता है। तो जब एक पॉपुलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स हो, ठीक है, वो एक दूसरे से अलग हो, डिवर्सिफाई हो, ठीक है, यानी कि हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो, तब ये मेथड का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो एक क्लास है जिसके अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स में से 30 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स को स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, मतलब उनके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, और 20 स्टूडेंट्स के पास में होम साइंस है। क्या है, होम साइंस है, या फिर कोई और सब्जेक्ट भी ले सकते हो। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स है ग्रुप के अंदर वो होमोजीनियस नहीं है, इसको हम ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, 30 स्टूडेंट्स मैथ वाले, 20 स्टूडेंट्स मैथ वाले। तो इस सिचुएशन में हम स्टारफाइड रैंडम सैंपलिंग का यूज करते हैं। तो इसको हम यूज कैसे करते हैं, तो एक पॉपुलेशन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स एक दूसरे से डिवर्सिफाई करते हैं उसका हम एक ग्रुप बनाते हैं। जैसे यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स अलग थे, 20 स्टूडेंट्स अलग थे सब्जेक्ट की वजह से, तो सब्जेक्ट के हिसाब से हमने यहाँ पर 30 स्टूडेंट मैथ वाले एक ग्रुप बना लिया और 20 स्टूडेंट्स होम साइंस वाला यहाँ पर ग्रुप बना लिया। अब क्या करेंगे, इन ग्रुप में से कुछ एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे एज अ सैंपल, यानी कि 10 स्टूडेंट्स मैंने इसमें से सिलेक्ट कर लिए हैं और 10 स्टूडेंट्स मैंने इसमें से सिलेक्ट कर लिया, और टोटल सैंपल हमारा कितना हो जाएगा, 20 स्टूडेंट का हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में सिंपल रैंडम सैंपलिंग और स्टारफाइड रैंडम सैंपलिंग के बीच में क्या हुआ, स्टारफाइड में अंदर हम लोग ग्रुप बनाते हैं पहले पॉपुलेशन का, फिर उसके बाद उन ग्रुप में से कुछ पार्ट्स को एज अ सैंपल सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद देखो क्या है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम कोई भी नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं या फिर कोई भी टाइम सिलेक्ट कर लेते हैं, और उस नंबर और टाइम की बेसिस पे हम चीजों को एज अ सैंपल सिलेक्ट करते हैं, एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल ले, यहाँ पर क्या है, एक क्लासरूम है, 1 से लेकर 50 तक यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, हमने ये सोचा कि हर 10th स्टूडेंट को हम एज अ सैंपल सिलेक्ट करें, यानी कि जिसका भी 10, 20, 30, 40, 50 रोल नंबर होगा उन स्टूडेंट को हम एज अ सैंपल सेलेक्ट करेंगे। तो ऐसा ही हुआ, एक पर्सन है 10 रोल नंबर, 20 रोल नंबर, 30 रोल नंबर, 40 रोल नंबर और 50, यानी कि 5 स्टूडेंट्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। तो ये जो सैंपलिंग की गई है ये हमारी क्या कहलाती है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग जो है वो कहलाती है। क्या कहलाती है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग कहलाती है। अब एक चीज आप देखो यहाँ पर कि क्या इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, हमने 10th को स्टूडेंट को, 20 को, 30 को, 40 को, 50 को सिलेक्ट किया, बाकी 9, 8, 7 रोल नंबर वाले उनको इक्वल चांस नहीं मिला। पर हमने की है रैंडमली, हमने ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं चेक किया, जजमेंटल नहीं दिया, हमने सिर्फ रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, और ये हमारा सिस्टमैटिक सैंपलिंग कहलाता है। उसके बाद देखो क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर क्या होता है कि हम पॉपुलेशन को ज्योग्राफी वाइज उनकी लोकेशन के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं, ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे अगर मान के चलो एक बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे लुधियाना डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसको हमने क्या किया, उसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ पर ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, और इन ब्लॉक्स के में से हम एज अ सैंपल चूज करें, यानी कि मान के चलो एक सिटी है, उसके अंदर हमने उसको 20 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया उस सिटी को, और हर ब्लॉक में से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया एज अ सैंपल। ठीक है, ताकि वो पूरी की पूरी सिटी को रिप्रेजेंट कर सके। तो ये हमारी क्लस्टर सैंपलिंग जो है वो कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच बेनिफिट डज स्टारफाइड रैंडम सैंपलिंग ऑफर कंपेयर टू सिंपल रैंडम सैंपलिंग। यानी कि जो हमारा स्टारफाइड रैंडम सैंपलिंग है वो क्या बेनिफिट पहुंचाती है
एज कंपेरिजन टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। यानी कि आप इसकी जगह पे इसको यूज करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? पहला, इट रिक्वायर्स लेस टाइम एंड रिसोर्सेज, इट इज यूजियर टू इंप्लीमेंट इन ऑल सिचुएशन, हर सिचुएशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर इट इज ऑलवेज मोर एक्यूरेट फॉर एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन पैरामीटर, या फिर इट इंश्योर्स बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिवर्स सब ग्रुप विद इन द पॉपुलेशन। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि एक पॉपुलेशन के अंदर हो सकता है कि जो हमारे एलिमेंट्स हो उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो। अब इस मेथड के अंदर हम क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उनको ग्रुप में डिवाइड करके और उसके बाद सैंपल सेलेक्ट करते हैं, तो हम जितने भी सब ग्रुप्स हैं उनको प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज कंपैरिजन टू सिंपल रैंडम सैंपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट पोटेंशियल इशू कुड अराइज इन सिस्टमैटिक सैंपलिंग इफ देयर इज अ हिडन पैटर्न इन पॉपुलेशन अलाइन्ड विद अ सैंपलिंग इंटरवल। यानी कि अगर हम यहाँ पर सिस्टमैटिक सैंपलिंग का यूज करते हैं और हमारा जो पॉपुलेशन है उसके अंदर कोई हिडन पैटर्न होता है, तो उसको उसकी वजह से क्या इश्यू अराइज हो सकता है हमारी रिसर्च के अंदर? ठीक है, पहला, डिक्रीज इन सैंपल रिप्रेजेंटेटिव, जो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है उसमें डिक्रीज आता है, या फिर बायसनेस आ जाती है, बायसनेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन ग्रुप्स, या फिर इनएक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर्स। यानी कि हमारे जो एस्टिमेट्स होते हैं पॉपुलेशन के वो प्रॉपर नहीं हो पाते हैं। तो यहां पर जो हमारा आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। सैंपल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कम हो जाएंगे, बाइसनेस आ जाएगी, और एक इनएक्यूरेट एस्टिमेट जो है वो हमें पूरे पॉपुलेशन के बारे में पता लगेगा। जैसे एग्जांपल दे दूं मैं कि मान के चलो हम यहाँ पर एक गांव के अंदर हाउसेस देख रहे हैं कि लोगों के घर कैसे। ठीक है, हमने क्या किया, हर फिफ्थ हाउस को सिलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, फिफ्थ, 10th और 15th और 20th। ठीक है, पर यहाँ पर क्या था कि एक हिडन पैटर्न था, एक हिडन पैटर्न था कि हर फिफ्थ जो हमारे यहाँ पर जो और जो ये फिफ्थ, 10th, 15th और 20th हमारे यहाँ पर घर थे वो स्मॉल थे। ठीक है, और इससे पहले जो हमारे फोर्थ, 8, ठीक है, 16 थे, ये हमारे क्या थे यहाँ पर लार्ज हाउस थे। तो इस हिडन पैटर्न को हमने समझ नहीं पाया, जिसकी वजह से रिजल्ट जो है वो इनएक्यूरेट हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपने सीधा 15th, 10th को सिलेक्ट किया तो वो तो सारे हमारे स्मॉल हाउसेस में आ जाएंगे, आपको लगेगा विलेज में सबके घर छोटे हैं, पर हो सकता है ना कि लार्ज हाउसेस में जिसको हम कवर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच टाइप ऑफ रैंडम सैम्पलिंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट व्हेन पॉपुलेशन इज होमोजीनियस। यानी कि अगर हमारी जो पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस है तो वहां पर कौन सी रैंडम सैंपलिंग की जो टाइप है वो सबसे बेस्ट रहेगी? पहला है स्टार फाइड रैंडम सैंपलिंग, दूसरा है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, तीसरा है क्लस्टर सैंपलिंग, या फिर चौथा सिस्टमैटिक सैंपलिंग। तो फटाफट से इसका आंसर बता दिए, इसका आंसर क्या होगा? अगर हमारी जो पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस है, उसके जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे से मिलते हैं, तो कौन सा सैंपलिंग मेथड सबसे बेस्ट रहेगा? स्टार फाइड रैंडम सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, या फिर सिस्टमैटिक सैंपलिंग? तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो आंसर क्या रहेगा? सिंपल रैंडम सैंपलिंग, क्योंकि सब एक दूसरे से मिलते ही हैं तो हमें उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सैंपल रैंडम सैंपलिंग का यूज करेंगे और हमारा रिजल्ट हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड व्हेन चूजिंग अ सैंपलिंग मेथड। जब हम सैंपलिंग मेथड को चूज करेंगे तो इनमें से कौन से फैक्टर्स को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे? पहला, कि बजट हमारा कितना है, एक्यूरेसी हमें कितनी चाहिए, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या फिर रिसर्च की कन्वीनियंस, टाइम कंस्ट्रेंट, या फिर डाटा अवेलेबिलिटी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, बोथ ए एंड बी। यानी कि ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको आप कंसीडर करते हो जब भी आप किसी सैंपलिंग मेथड को यूज करते हो, सिलेक्ट करते हो अपनी रिसर्च करने के लिए। तो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे यहाँ पर, व्हाट डज सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पर समझेंगे। तो मान लीजिए चलो हमारे पास यहाँ पर डाटा है 3 लड़कों का, एक्स वाई जेड, जिसकी जो हाइट है वो सेंटीमीटर में गिवन है 160, 162 और 164। हमने क्या किया, इसको आगे सैंपल्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि इन 3 स्टूडेंट के ही डिफरेंट डिफरेंट सैंपल जो है वो कलेक्ट किए। जैसे हमने एक्स और वाई का सैंपल कलेक्ट किया ताकि हम उसके बेस पे पूरे पॉपुलेशन को जान सके, उसके वाई, एक्स और जेड का, और उसके बाद हमने वाई और जेड का डाटा जो है वो कलेक्ट किया एज अ सैंपल। तो हमने क्या किया, पॉपुलेशन को 3 सैंपल में जो है वो डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो ये जो सैंपल्स है इसके रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है
जैसे इसका मीन, मीडियन, मोड, जब हम उसको डिफरेंट डिफरेंट करके शो करते हैं टेबल के अंदर, तो वो हमारा यहाँ पर कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहलाता है? हमारा सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमने डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनको अलग अलग करके यहाँ पर शो कर दिया। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल में देखो, हमने क्या किया है, यहाँ पर ये जो सैंपल है, ठीक है, एक्स वाई सैंपल है, इसका मीन कैलकुलेट किया, कितना निकला इसका मीन? 162। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मीन को कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ हमारे यहाँ पर ऑब्जर्वेशन होते हैं, यानी कि 160 प्लस 162 डिवाइडेड बाय जितने ये ऑब्जर्वेशन है, यानी कि 2, जब हम इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा? 161। कितना आएगा? 161। इसको मैं यहाँ पर आपको सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। तो 160 प्लस 162 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ रहा है? 161। ये हमारा क्या है? मीन है। क्या है हमारा यहाँ पर? मीन है। उसके बाद y एक्स जेड का हमने मीन कैलकुलेट किया, तो वो कितना है हमारा? 160 प्लस 164 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर हम शो कर देते हैं 160, तो इसका कितना है? 162। और इसका कितना है? 16 वाई जेड सैंपल का ये है 163। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने बेसिकली क्या किया, एक जो हमारे सैंपल, हमने 3 सैंपल कलेक्ट किए थे, उसके मीन को अलग अलग करके यहाँ पर जो है वो शो कर दिया। तो इस चीज को ही हम क्या कहते हैं? सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो सैंपल है उसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनको हमने अलग अलग करके यहाँ पर लिख दिया है। अब इसमें हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकता था, यहाँ पर हमने मीन करके यहाँ पर समझ लिया। अब एक चीज आपको बता दूं यहाँ पर कि जो सैंपल होते हैं हमारे एक पॉपुलेशन के अंदर, हम जो डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स बनाते हैं, उसके जो हमारे स्टैटिस्टिक्स होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, इस सैंपल का जो मीन है वो 161 है, इस सैंपल का जो मीन है वो 162 है, और इस सैंपल का जो मीन है वो 163 है। तो ऐसे ही अलग अलग सैंपल के जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं, मीन, मीडियन, मोड होते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं। ठीक है। और एक चीज बता दूं कि यहाँ पर जो हमने मीन कैलकुलेट किया है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल का जो मीन कैलकुलेट किया है, जब हम इसके मीन का मीन निकालते हैं, यानी कि जब हम इसका मीन निकालते हैं, तो वो हमारे पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, मैं क्या कहना चाहता हूं कि हमने सैंपल का जो मीन कैलकुलेट किया है तीनों का, जब हम इस मीन का मीन निकालते हैं तो ये हमारे पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होता है। तो पहले कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या ये इक्वल होगा। तो हम जब मीन का मीन निकालते हैं तो यहाँ पर देखो 161 प्लस 162 प्लस 163 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? यहाँ पर 3 आएगा। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 161 प्लस 162 प्लस 164 3 सॉरी डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आ रहा है? 162। यानी कि मीन का मीन कितना आ रहा है? 162। अब एक बार ऊपर जो पॉपुलेशन थी हमारी, उसका अगर हम मीन कैलकुलेट करके देखें तो ये कितना आ रहा है? तो 160 प्लस 162 प्लस 164 डिवाइडेड बाय 3, तो ये भी कितना आ रहा है? 162। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब हम सैंपल्स के मीन का मीन निकालते हैं तो वो हमारे पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन कह रहा था व्हाट इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज इन सिंगल सैंपल, यानी कि एक सिंगल सैंपल के अंदर जो हमने इंडिविजुअल वैल्यूज लिए, जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टेबल के अंदर, या फिर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स अक्रॉस मल्टीपल सैंपल्स, यानी कि जो मल्टीपल सैंपल्स हमने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं, ठीक है, उन सैंपल के जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं, डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है, जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा ये यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन बी प्रॉपर्ली यहाँ पर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी के ऑप्शन भी देख लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पॉसिबल पॉपुलेशन, तो ये हमारा नहीं है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट वेरिएबल, तो ये भी हमारा सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें से कौन सी हमारी जो स्टेटमेंट है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सही नहीं है। पहला, द शेप ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसी होगी? सिमेट्रिक होगी, असिमेट्रिक होगी, ठीक है, यानी कि अलग अलग होगी या कि सेम जैसी होगी, वो डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। अगर पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिक होगी, अगर असिमेट्रिक है तो असिमेट्रिक होगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड द स्टैंडर्ड एरर, यानी कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं।
और ये हमेशा हमारे पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन से कम होता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, और इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज ऑलवेज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिगार्डलेस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, चाहे पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी भी तरीके से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि जो सैम्पलिंग की डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करती है पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो ये जो स्टेटमेंट है ऑप्शन सी, ये हमारी करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डिफाइन स्टैंडर्ड एरर, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो स्टैंडर्ड एरर को डिफाइन करती है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड दैट क्वांटिफाइज द वेरिएबिलिटी ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स सच एज सैंपल मीन फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को समझो। ये स्टेटमेंट क्या है, स्टैंडर्ड एरर एक ऐसा मेजर होता है जिससे हमें ये पता लगता है कि जो हमने सैंपल कलेक्ट किए हैं, ठीक है, उसमें वेरिएबिलिटी कैसी है, यानी कि उसकी जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें कितना चेंज है। जैसे एग्जांपल के लिए जो हमारे सैंपल्स हैं उनके मीन में कितना डिफरेंस है, उसके बारे में हमें यहाँ पर बताता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हमारा इट रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जो हमने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की है डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स की, उसके स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड एरर। तो ये भी करेक्ट है, स्टैंडर्ड एरर को हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपलिंग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। उसके बाद द स्टैंडर्ड एरर टेल्स हाउ मच सैंपल स्टैटिस्टिक्स इज एक्सपेक्टेड टू वेरी फ्रॉम द पॉपुलेशन पैरामीटर ऑन एवरेज, यानी कि स्टैंडर्ड जो एरर है वो हमें बताती है कि जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स होते हैं, यानी कि सैंपल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डाटा है मीन मीडियन मोड, वो कैसे डिफरेंट है, वेरी करते हैं हमारे पॉपुलेशन के पैरामीटर के साथ। यानी कि हमारे स्टैटिस्टिक्स, सैंपल के स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन के पैरामीटर में कितना डिफरेंस होगा उसके बारे में हमें यहाँ पर बताता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। ये सभी की स्टेटमेंट जो है वो स्टैंडिंग एरर को रिप्रेजेंट करती है, उसको शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है उसका यहाँ पर मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो जब हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो हम दो तरीके से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। पहला होता है नॉर्मल, पहला होता है नॉर्मल और दूसरा होता है हमारा नॉन नॉर्मल। यहां पर आप देख सकते हो ग्राफ की फॉर्म में, पहला होता है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये होते क्या है इसको हम समझते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे होते हैं, या फिर जो इंडिविजुअल्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो एवरेज के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, एवरेज के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, हम एक क्लास में गए जहां पर 50 स्टूडेंट्स थे, हम उनके मार्क्स जानना चाहते हैं और उस क्लास के जो मार्क्स का एवरेज है, यानी कि एवरेजली जो स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं वो कितने आते हैं, 50 आते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ज्यादातर जो स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे ना वो इस एवरेज के इक्वल होंगे। जैसे कि किसी की 48 आ रहे हैं, किसी की 49 आ रहे हैं, किसी के 47 आ रहे हैं, किसी के 46 आ रहे हैं, मतलब एवरेज से बहुत ज्यादा दूर जो है वो नहीं होंगे। हालांकि कुछ होंगे, एक दो होंगे जिनके मार्क्स जो है वो यहाँ पर 2 या 3 आ रहे हैं, किसी के यहाँ पर 90 तक आ रहे हैं, पर ये सिर्फ थोड़े होंगे। ज्यादातर लोगों के जो मार्क्स होंगे वो यहाँ पर एवरेजली हमारे एवरेज के पास ही आएंगे। यहाँ पर जो रेड लाइन में आपको दिख रही है ना कर्व, ये हमारा क्या है, यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक स्ट्रेट लाइन हमारी यहाँ पर मेजर हो रही है। ठीक है, बिल्कुल मिडल में एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, बिल्कुल मिडल में हमारे कर्व में, और ये मिडल ही बेसिकली क्या है, एक एवरेज है, या फिर इसको आप मीन कह सकते हो। और ज्यादातर वैल्यू जो है वो इसके पास में ही यहाँ पर होंगी ज्यादातर, और कुछ वैल्यूज हो सकते हैं जो कि यहाँ पर हो बहुत कम हो, और कुछ हो सकते हैं जो कि यहाँ पर हो जो कि बहुत ज्यादा हो। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कह लेते हैं। अब एक खासियत मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसका जो मीन मीडियन मोड होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है और बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड होता है। तो इस पॉइंट के ऊपर जहां पर ये सीधी लाइन खींच रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन मीडियन मोड जो है वो होता है। उसके बाद बात करते हैं नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो एवरेज के नजदीक नहीं होते, बल्कि एवरेज से बहुत ज्यादा होते हैं या फिर एवरेज से बहुत ज्यादा कम होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो एवरेज मार्क है वो क्या है, 50 है, पर देखा गया है जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ठीक है, ज्यादातर
30 के अराउंड ही है। मान के चलो 50 में से जो 30 स्टूडेंट है उनके मार्क्स 30 है, और जो 20 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स यहाँ पर 99 आते हैं। तो आप देखोगे जो स्टूडेंट्स के नहीं, यहाँ पर 15 लेके चलो, और जो 5 स्टूडेंट है सिर्फ उनके ही मार्क्स यहाँ पर एवरेज के नजदीक। तो आप देखोगे 50 में से 45 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मार्क्स एवरेज के नजदीक नहीं आ रहा है, बल्कि या तो उससे बहुत ज्यादा है या फिर उससे बहुत कम है। तो इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमारी नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहलाती है। अब इसकी जो कर्व है, इसकी जो कर्व है वो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में दिख रही होगी। तो इस तरीके से ये कर्व जो है वो जा रही है, और यहाँ पर आपकी एक मिडल लाइन बनती है। तो आप देखोगे कि ये जो लाइन है वो हमारी मिडल में नहीं आ रही, यहाँ पर ज्यादा कम स्पेस है, और यहाँ पर जो है ज्यादातर वैल्यू जो है वो आ रही है। और ज्यादातर जो वैल्यूज होगी ना वो आपको यहाँ पर या फिर यहाँ पर शो हो रही होगी, और यहाँ पर बहुत ही कम शो हो रही होंगी। और इसका जो मीन मीडियन मोड होता है वो भी डिफरेंट होता है और अलग अलग जगह पे शो हो रहा होता है। तो आई होप इन दोनों का जो मीनिंग है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो क्वेश्चन था उसको हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला है सिमेट्री अराउंड मीन। सिमेट्री अराउंड मीन का मतलब है कि जो हमारा मीन है इसके इस साइड भी उतने ही है और इस साइड इतने ही एलिमेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए मीन आपका कितना है 50 है, ठीक है। तो 25 हमारे इस तरफ है स्टूडेंट्स, यानी कि 50 से कम है। कम मतलब 49 48 47 45, और 25 स्टूडेंट्स ही इसके अबव है, जैसे 55 56 57। तो ये हमारा क्या कहलाता है सिमेट्री। तो ये हमारा प्रॉपर्टी होता है। उसके बाद मीन मीडियन मोड कंसाइडिंग, यानी कि मीन मीडियन मोड इक्वल होता है, एक ही पॉइंट पे होता है। तो ये भी हमारा फीचर होता है। एरिया अंडर द कर्व टोटलिंग 100%, यानी कि जो हमारी ये कर्व होती है ना उसके अंदर 100% एरिया जो है वो कवर होता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। उसके बाद शार्प पीक्स विद लॉन्ग टेल्स, तो ये हमारा जो फीचर है वो हमारा नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। इसके शार्प पीक्स नहीं होते हैं, लॉन्ग टेल्स नहीं होते। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू कैटेगराइज अ नॉर्मल नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आप यहाँ पर नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे कैटेगराइज कर सकते हो। पहला सिमेट्रिक एंड बेल शेप, तो ये हमारा फीचर नहीं होता है क्योंकि ये फीचर है नॉर्मल का। हमारा एक तो सिमेट्री होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, और ये बेल शेप होता है। जैसे आपने घंटी देखी होगी तो घंटी शेप आपको यहाँ पर बन के दिख रही होगी, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है। उसके बाद सिक्योर्ड एंड असिमेट्रिक, तो ये हमारा फीचर होता है नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि असिमेट्री होती है। कुछ वैल्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ वैल्यूज बहुत कम होते हैं। उसके बाद यूनिफॉर्म विद कांस्टेंट वेरिएबिलिटी, यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट वेरिएबिलिटी आती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर कांस्टेंट वेरिएबिलिटी होती तो वो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ जाती। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये इससे आप कैटेगराइज कर सकते हो नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। नेक्स्ट देखो, इन अ नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन, ठीक है, वेयर आर द मीन मीडियन मोड टिपिकली लोकेटेड, यानी कि अगर हमारी नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके अंदर मीन मीडियन मोड कहां पर लोकेटेड होते हैं। पहला, दे आर इक्वल लोकेटेड एट सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं तीनों के तीनों, और ये बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन के मिडिल में सेंटर में लोकेटेड होते हैं। या फिर दे आर लोकेटेड एट द एक्सट्रीम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक्सट्रीम वैल्यूज के पास ये लोकेटेड होते हैं। या फिर दे आर डिफरेंट एंड लोकेटेड एट वेरियस पॉइंट विद इन द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये तीनों डिफरेंट होते हैं और ये पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग पॉइंट पे जो है लोकेटेड होते हैं। जैसे यहाँ पर मीडियन हो सकता है, यहाँ पर मीन हो सकता है, यहाँ पर मोड हो सकता है, अलग अलग पॉइंट्स में। दे आर नॉट रेलिवेंट इन नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये रेलिवेंट ही नहीं होते। तो जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि जो नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन है वहां पर मीन मीडियन मोड जो है वो इक्वल नहीं होते हैं और अलग अलग लोकेशन पे शो हो रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, ए पॉपुलेशन हैज मीन 75, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 15, you draw a sample of 16 from this population, what is the standard deviation of the sampling distribution of the mean। ठीक है, तो पहले यहां पर क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पॉपुलेशन है जिसका जो मीन है वो कितना है 75 है, मीन मतलब एवरेज। उसके बाद उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना है 15 है। आपने उस पॉपुलेशन में से 16 सैंपल सिलेक्ट किए, ठीक है, और अब जानना चाहते हो कि ये जो सैंपल हमने कलेक्ट किए इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, यानी कि हमारे जो सैंपल हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला दिखा दूं आपको। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर बड़ा कर देते हैं ताकि आपको विजिबल रहे। ओके,
तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले देखो इस चीज को हमें कैलकुलेट करना है। ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, साइन मैंने आपको शुरू में ही बताया था। वो हमारा कितना है यहाँ पर, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें तो वो है 15। उसके बाद एन हमारी यहाँ पर क्या है, देखो ये हमारी स्मॉल एन है। स्मॉल एन किसको रिप्रेजेंट करती है, सैंपल को, यानी कि सैंपल की गिनती कितनी है, उसका साइज कितना है। सैंपल कितना है 16, 15 हमारा 15, इसको सैंपल करके स्केयर रूट करके हमारे यहाँ पे 4 आ गया। अब इसको जब हम डिवाइड करते हैं 15 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पर लिख देते हैं 15 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारा जो आंसर आएगा 15 डिवाइडेड बाय 4, ये कितना आ रहा है 3.75, यानी कि हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन है वो कितना है 3.75। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखिए, ये फॉर्मूला जरूर याद रखिए, जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो ये जरूर यहाँ पर हमें जरूरत पड़ने वाली है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस। तो अगर हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम की बात करें, अगर सैंपल का साइज जो है वो इंक्रीज होता है तो क्या होता है हमारे सैंपल के साथ। पहला, द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विल अप्रोच नॉर्मेलिटी रिगार्डलेस ऑफ द शेप ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जैसे जैसे सैंपल का जो साइज होता है वो इंक्रीज होता जाता है, तो हमारी जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो नॉर्मेलिटी की तरफ बढ़ती जाती है, यानी कि उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल हो जाती है, चाहे पॉपुलेशन का डिफरेंस किस डिस्ट्रीब्यूशन की शेप किसी भी तरह की हो। या फिर द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विल मेंटेन इट्स शेप रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ सैंपल, यानी कि जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखता है। अगर वो नॉर्मल है तो नॉर्मल ही रहेगा, अगर वो नॉन नॉर्मल है तो नॉन नॉर्मल ही रहेगा, चाहे सैंपल का साइज कितना भी हो। द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विल बिकम मोर सिक्योर, या फिर द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विल बिकम मोर सिमिलर टू द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के सिमिलर हो जाएगी। तो जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा। तो हमारी ये जो थ्योरम है वो कहती है कि जैसे जैसे सैंपलिंग जो हमारा जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो, अगर हमारे सैंपल का जो साइज है वो इंक्रीज होता है तो हमारी जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल होती जाती है। उस चाहे पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी भी तरह की हो, वो फर्क नहीं पड़ता। पर कंडीशन क्या है कि जो सैंपल का साइज है वो इंक्रीज होना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, रिलेशनशिप बिटवीन द shape of the population distribution and shape of the sampling distribution of the mean is called। यानी कि हमारे जो shape of the population distribution है और sampling distribution of mean का जो shape है उनके बीच का जो relationship होता है उसे हम क्या कहते हैं। पहला, central limit of distribution, या फिर population distribution principle, या फिर सैम्पलिंग मीन लॉ, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन शेप रूल। तो फटाफट से इसका आंसर बता दिए, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा जो ऑप्शन ए है सेंट्रल लिमिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ए बैंक कैलकुलेट दैट इट्स इंडिविजुअल सेविंग account are normally distributed with a mean of 2000 and standard deviation is 600. If the bank takes a random sample of 100 accounts, what is the probability that sample mean will be 2100? तो क्वेश्चन को समझो कि हमने एक ना बैंक के पास हमारे सेविंग अकाउंट की पॉपुलेशन है, डाटा है, ठीक है। उस सेविंग अकाउंट का जो मीन है, एवरेज है, वो कितना है 2000, स्टैंडर्ड डेविएशन 600 है, ठीक है। बैंक ने रैंडमली 100 अकाउंट्स को सिलेक्ट किया और वो जानना चाहता है कि इसका मीन होने के, मतलब इसका मीन 2100 होने के कितने चांसेस है, यानी कि जो 100 सैंपल हमने सिलेक्ट किया, अकाउंट्स को सिलेक्ट किया है, इनका जो मीन है उसके 2100 होने के क्या चांसेस हैं। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो इसके लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होता है जेड की वैल्यू। क्या कैलकुलेट करना होता है, जेड की वैल्यू, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। जो जेड की वैल्यू को कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा यहाँ पर मीन माइनस न्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स मीन, ठीक है। अब इसके अंदर देखो जो ये हमारा एक्स बार है, यानी कि ये जो मीन है ये क्या है, वो वैल्यू जो हम चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि जो सैंपल मीन हो, सैंपल का जो मीन हो वो 2100 हो, तो एक्स बार हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2100 आ जाएगा। उसके बाद ये न्यू क्या है, हमारा जो सैंपल जो हमारे पॉपुलेशन का मीन है, यानी कि यहाँ पर पॉपुलेशन का मीन कितना है 2000, तो 2000 आ गया।
उसके बाद इसे हमें डिवाइड करना है यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन के साथ। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी कितनी गिवन है, 600, उसको हमें डिवाइड करना है एन, एन हमारा कितना है 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 600 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2100 माइनस 2000, ये कितना आया हमारा, 100 आया। यहाँ पर क्या आया, 100 आया। उसे हमें डिवाइड करना है किसके साथ, 60 के साथ। 100 को 60 के साथ हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जो हमारा नंबर आया वो कितना है, 1.66। और हमेशा वैल्यू हमें यहाँ पर दशमलव के बाद 2 ही लेनी है। तो 1.66 आया। ये किसकी वैल्यू है, जेड की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसका फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर बता दिया और कैलकुलेट भी करके बता दिया। और ये वैल्यू आई हमारी 166, ठीक है। अब जो एक्चुअल क्वेश्चन था हमारा, जो हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी थी, वो कितनी आएगी, 2100 मीन आने की। उसके लिए हम एक टेबल का यूज करेंगे जहां पर 1.66 वैल्यू का हम यूज करेंगे। टेबल देखो यहाँ पर क्या है, टेबल को हमें कैसे यूज करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 4, 0.6 और 1.3, और लास्ट में हमारी जो वैल्यू है वो दिख रही है आपको 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो ये जो 1 पॉइंट है, ये जो 1.6 है वो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो 1.6 हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि 1.6 हमें यहाँ से कलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो 6 की वैल्यू रह गई वो कितनी है, 0.06। इजी क्वेश्चन है कि ये जो आपका वैल्यू निकलनी है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। पहले दो अक्षर 1.6 या फिर जो भी होता है यहाँ पर 1.5 वो सिलेक्ट कर लो, और ये जो 6 है इसको 0.06 सिलेक्ट कर लो। जो पहले दो अक्षर है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा ये जो है हमारा 0.66 वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, 0.66 यहाँ पर, ठीक है। और सीधा आपको यहाँ पर जाना है 0.66 के साथ यहाँ पर 1.6। ये जो आंसर है वो हमारे यहाँ पर आ गया, कितना आ गया, 0.4513। यहाँ पर देखो 1.6 इधर से और 0.6 वहां से ऊपर से, तो ये कितना आ रहा है हमारा 4.4513, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। यानी कि जो हमारा मीन है 2100, उसकी जो आने के चांसेस हैं वो कितने हैं, 0.4513। एक बार फिर से क्वेश्चन को अगर मैं रिपीट कराऊं आपको, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वो कैसे करनी है, तो फॉर्मूला क्या है, जेड इज इक्वल टू एक्स बार माइनस न्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन, ठीक है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो क्या है, वो वैल्यू जो हम चाहते हैं, यानी कि सैंपल मीन हम कितना चाहते हैं, 2100। तो 2100 फिल करना है। यहाँ पर हमारी जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है उसका मीन आएगा, वो कितना आएगा, 2000, ठीक है। और डिवाइड कर देना है इसके साथ, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर ली थी, वो कितनी थी, 60 थी। तो हमने 100 को डिवाइड किया था 60 के साथ, वो वैल्यू आ गई थी 1.66, ठीक है, ये आ गई थी। उसके बाद जैसे ये वैल्यू निकल जाए आपको ये टेबल मिलेगा, टेबल का आपने यूज करना है। टेबल में ये जो वैल्यू आपने सिलेक्ट किया इसका जो पहले दो अक्षर है 1.6, 1.5 जो भी हो, वो आपको यहां से सिलेक्ट करना है 1.6, ठीक है। और जो बाकी का जो तीसरा अक्षर है 0.06, वो आपको यहाँ से 0.06 यहाँ से सिलेक्ट करना है। और ये दो वैल्यू जहां पर आपस में आके मिलेंगी वो आपका आंसर होगा प्रोबेबिलिटी का। क्लियर है, तो आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ था, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा इसी के साथ रिलेटेड है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, द डाटा रिलेटिंग टू सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल अर्निंग्स ऑफ बैंक एम्प्लॉयज विद 5 इयर्स एक्सपीरियंस इज गिवन। 5 सालों का जो एनुअल अर्निंग्स है बैंक एम्प्लॉयज की वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखी है। जो डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, पॉपुलेशन का मीन है वो 19,000 है। स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है, 4,000 है। और जो रैंडम सैंपलिंग हमने की है वो 100 एम्प्लॉयज की है। और हम चाहते हैं कि इनका जो एवरेज निकल के आए, जो सैंपल का मीन निकल के आए, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी हो कि वो 19,750 हो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमें पता ही है, जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जो वैल्यू हमें चाहिए वो पहले लिख देनी है, 19,750, 19,750। उसमें से हमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है, जो हमारा पॉपुलेशन का मीन है 19,000, डिवाइड करना है हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन का, ठीक है, सैंपल मीन का। इसके लिए हमें पता ही है जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना है,
4000, ठीक है। इसको डिवाइड करना है 100 तो ये हमारा कितना आ जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो ये हमारा 400 आ जाएगा। तो यहाँ पर 750, यहाँ पर हमारे इन दोनों को अगर हम माइनस करें 19,750 में से 19,000 को, तो 750 डिवाइडेड बाय हमारा 400, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 750 डिवाइडेड बाय 400, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 1.875, 1.875। अब आगे की चीज मैंने आपको पता है यहाँ पे तीन वैल्यूज ही यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, 1.87, ठीक है। अब फटाफट से टेबल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर जो टेबल में हमारा जो आंसर है, यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या है 1.8, 1.8 का है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 0.07, 0.07 वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो 0.07 हमारे यहाँ पर क्या है, 0.07 ये रहा, ठीक है, 0.07। क्लियर है। अब इसको हमें 8 तक जो है वो लेकर जाना है। तो 1.8 ये रहा, ठीक है। 1.8 और 0.07 तो यहां पर मैच हो रहा है, तो ये क्या है 0.4693। तो ये हमारी क्या है प्रोबेबिलिटी है कि 19,750 हमारी एवरेज इनकम आएगी, यानी कि सैंपल का मीन निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से जो है वो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी सैंपल मीन के आने की, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओवर होता है। तो हमने सैम्पलिंग मेथड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिटेल में डिस्कस किया है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज में जरूर एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं उसके अंदर हम आपको वीडियो क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाते हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 2024। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि हम उसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।